सुबह का वक्त पार्क में रुद्रा मेडिटेशन कर रहा था। ये वही पार्क था जहां कल उसने जाह्नवी के आंखों का इलाज किया था। वहां काफी लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। जाह्नवी भी जॉगिंग करते हुए वहां पहुंची और वो वही खड़ी होकर रुद्रा को बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी एक छोटा बच्चा वहां रो रहा था। जिधर जाह्नवी का ध्यान गया वो अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ के रो रहा था। जाह्नवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, चोट लगी है क्या? वो बच्चा रोते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी रुद्रा आगे आया और जाह्नवी से उसका हाथ छुड़ाते हुए उस पे कोई दवा लगाने लगा। तभी रुद्रा को बच्चे का हाथ पकड़े पकड़े ही कुछ महसूस हुआ। तभी फिर रुद्रा ने उसकी नब्ज चेक किया और बोला, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? तभी बच्चे ने अपनी माँ की तरफ इशारा किया। तभी एक स्टाइलिश औरत उसके पास आके बोली, क्या हुआ मेरे बेटे को? तभी रुद्रा बोला, आप अपने बच्चे को एक बार हॉस्पिटल ले जाइए और एक बार चेकअप करा लीजिए, इसे इन्फेक्शन हुआ है। तभी वो औरत गुस्से में बोली, कुछ भी मत बको। तभी रुद्रा बोला, इसे बिच बिच में बुखार आ रहा होगा और जहां तक मुझे अंदाजा है इसे कल से उल्टियां भी हो रही होगी। ये सुन वो औरत रुद्रा को बड़े ध्यान से देखने लगी जैसे किसी भूत को देख लिया हो और बोली, तुम्हें कैसे पता? रुद्रा ने कहा, मुझे भी थोड़ा बहुत मेडिकल की समझ है, आप जल्दी करिए, हॉस्पिटल जाइए। उसके इतना कहते ही वो औरत अपने बच्चे को लेके वहां से निकल गई। तब तक जाह्नवी को ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही थी। वो अभी सोच ही रही थी तब तक रुद्रा वहां से जा चुका था। जाह्नवी को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो पता चला प्रियंका का फोन था। फोन उठाते ही उधर से प्रियंका की आवाज आई, कल एक टैक्सी पंक्चर हो गई थी, वहां पार्क के बगल में वो लड़का उसी में से उतरा था। तभी जाह्नवी उत्सुकता से बोली, क्या तुमने देखा उसे, कैसा दिख रहा था? तभी प्रियंका बोली, कैमरा में उसका फेस नहीं दिख रहा, लेकिन मैं टैक्सी वाले से पता करती हूँ, तू चिंता मत कर। सुबह के 8 बजे रुद्रा फिर से मूनलाइट होटल के किचन में वही डिश बना रहा था जो कल बनाया था और बाकी सिर्फ बड़े ध्यान से वो डिश बनाना सीख रहे थे। सबको समझाने और सिखाने के बाद रुद्रा एक प्लेट नाश्ता लेके अपने रूम में चला गया और आज भी वही हुआ, वो डिश हाथों हाथ खत्म हो गया। लेकिन आज रुद्रा ने सारे शेफ को सिखा दिया था, इसलिए आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मूनलाइट स्पेशल डिश के लिए काफी भीड़ जमा होने लगी और हर इंसान के ऑर्डर में उसी डिश का नाम था। थोड़ी ही देर में इसकी चर्चा पूरे दिल्ली में होने लगी और पूरे दिल्ली से लोग वहां वो डिश टेस्ट करने के लिए आने लगे। दिन के 10 बजे रुद्रा अपने रूम में बैठे हुए कहीं कॉल करता है और बोलता है, मुझे एक कार चाहिए अभी, और कॉल कट कर देता है। फिर रेडी होने लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्रा अपना बैग लेके बाहर आता है तो देखता है उसके सामने एक महंगी व्हाइट कलर की कार उसके सामने खड़ी रहती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है और रुद्रा के सामने झुकते हुए उसे कार की चाबी देता है। तभी वहां पार्किंग में एक रेड कलर की कार आके रुकती है। उसमें से नंदिनी उतर रही होती है। वो देखती है और मन ही मन बोलती है, ये वेटर इतनी महंगी कार में कैसे? फिर उसने सोचा शायद ये ड्राइवर होगा किसी का और फिर सर झटक के होटल में चली जाती है। रुद्रा भी वहां से निकल चुका था। करीब 30 मिनट ड्राइव करने के बाद उसकी कार चौहान मेंशन के सामने थी। रुद्रा कार से निकलता है और गेटमैन को बोलता है, अंदर जाना है, मिसेस चौहान ने बुलाया है, किसी का इलाज करना है। गेट वाला पहले रुद्रा को घूरता है, फिर मिसेस चौहान को कॉल करता है और पूछता है। फिर गेट खोल के अंदर आने का इशारा करता है। रुद्रा की कार अंदर आते हैं। गेटमैन फिर से किसी को कॉल करता है और बोलता है, सर मिसेस चौहान ने किसी लड़के को बुलाया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसा लड़का है और कौन है, क्या इसी शहर का है? तभी गेटमैन बोला, नहीं सर, इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ, और ये बोल रहा था किसी का इलाज करने आया है। तभी दूसरे तरफ से आवाज आई, जिसका इलाज करने ये आया है उसे अमेरिका के डॉक्टर तक ठीक नहीं कर पाए, ये क्या करेगा? जाने दो, लेकिन अपने आदमियों को बोल दो इस पे नजर रखे। रुद्रा कार पार्क करके सीधे अंदर गया तो देखा सामने ही मिसेस चौहान यानी सुनीता चौहान खड़ी थी। रुद्रा ने इधर उधर देखा, कुछ नौकर इधर उधर थे, फिर पीछे देखा और फिर अपने कार की चाबी नीचे गिरा दिया। फिर कार की चाबी उठाने के बहाने सुनीता चौहान के पैर छू लिए और धीरे से बोला, कैसे हो आप सब? वो इतना धीरे बोला कि सुनीता के अलावा और कोई सुन नहीं पाया। सुनीता भी ठीक वैसे ही धीरे से बोली, हमेशा खुश रहो और हम बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रुद्रा को देख के सुनीता की आंखों में आंसू थे।
रुद्रा सबसे नजर बचाते हुए कुछ इधर उधर फेंके जा रहा था जो शायद माइक और कैमरे थे। फिर सुनीता नॉर्मल साउंड में बोली, डॉक्टर साहब मेरे पीछे आइए। और उसे लेकिन एक रूम में गई जहां ज्यादा लाइट नहीं था और एक इंसान बेड पे अधमरी हालत में लेटा था। वो ना पूरा बेहोश था और ना ही होश में था। ये मिस्टर चौहान थे, सुनीता के पति और प्रिया के पापा। वही एक सोफे पे प्रिया बैठी थी। तभी रुद्रा ने प्रिया को देखा और स्माइल किया। उसको स्माइल करता देख प्रिया चिढ़ गई और बोली, हो कौन तुम और यहाँ कैसे आ गए? और गार्ड को आवाज देने ही वाली थी कि कविता चौहान ने उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठा दिया और बोली, अभी चुप रहो, ये तुम्हारे पापा का इलाज करने आए हैं। तभी प्रिया बोली, ये इलाज करेगा पापा का? इतने बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। तभी कविता बोली, अरे तू जानती नहीं है ये कौन है? तभी प्रिया बोली, कौन है ये? तभी कविता बोली, ये तुम्हारा। तभी रुद्रा ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और गेट की तरफ इशारा किया कि कोई वहां खड़ा है। तभी कविता को भी अपनी गलती का फिर आगे बात करते हैं। तभी प्रिया ने नौकरों को चाय के लिए बोलने वाली थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में कोई शरारत सूझी और वो खुद ही चाय बनाने चली गई। तभी रुद्रा आगे आया और मिस्टर चौहान के पैर छुआ और बोला, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। अब रुद्रा एक पल भी देर नहीं करना चाहता था। वो उठा और कुछ सुइयां मिस्टर चौहान के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगाया और फिर कुछ जड़ी बूटी निकाल के उसका घोल बना के उनके मुंह में चम्मच से डालने लगा। फिर वो मिस्टर चौहान के पैरों के तलवों में मालिश करने लगा। तब तक प्रिया वहां आ चुकी थी। सामने टेबल पे चाय रख के वो रुद्रा को गुस्से में घूरने लगी। तभी मिस्टर चौहान को तेज खांसी आई और खून की उल्टी हुई। ये देख के सुनीता और प्रिया दोनों घबरा गए। तभी प्रिया आगे आई और रुद्रा का कॉलर पकड़ लिया और बोली, क्या किया तुमने मेरे पापा के साथ? लेकिन तभी रुद्रा ने इशारा किया खून की तरफ जो एकदम काला था और वो भी जमा हुआ। वो देख के प्रिया के हाथ रुद्रा के कॉलर से ढीले हो गए। मेत भी रुद्रा बोला, इन्हें बहुत लंबे समय से जहर दिया जा रहा है, एक खास किस्म का जहर जिससे बॉडी को पैरालाइज हो जाता है। कौन डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था? तभी कविता बोली, सोमेश्वर भल्ला। तभी ये नाम रुद्रा 2-3 बार लेता है जैसे ये नाम याद कर रहा हो। तभी सुनीता बोली, वो तो काफी टाइम से इनका इलाज कर रहे थे। ठीक है। अब तक मिस्टर चौहान की आंखें पूरी खुल चुकी थी। तभी रुद्रा आगे बढ़ के मिस्टर चौहान को सहरा देके बेड से टिका के बैठा देता है। मिस्टर चौहान अभी भी अपने आसपास क्या हो रहा उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। तभी रुद्रा प्रिया की लाए हुए चाय को हाथ में उठा लेता है। प्रिया अब उसे वो चाय पीने से मना करने वाली थी। तब तक रुद्रा चाय पीना शुरू कर चुका था। एक घुट में ही उसका मुंह बन गए। ये चाय तीखी और बहुत ज्यादा नमकीन थी, लेकिन रुद्रा कुछ नहीं बोला और चाय पीते हुए बोला, ये होश में तो आ गए हैं, लेकिन इतने टाइम से बेहोश होने के चलते इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा सब समझने में। इन्हें हल्के फुल्के एक्सरसाइज करवाना होगा रोज, फिर ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर वो कुछ जड़ी बूटियां निकाल के सुनीता चौहान को देता है और कहता है, इनका घोल बना के पिलाना है 2 दिनों तक। प्रिया अभी तक सदमे में थी। वो कभी अपने पापा को देखती तो कभी रुद्रा को। फिर उसे चाय का याद आता कि उसने कैसे चाय दिया था रुद्रा को, वो फिर भी पी गया। तभी रुद्रा बोला, ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। और ये कहते हुए वो वहां से निकलने लगता है। सुनीता भी उसके पीछे उसे बाहर तक छोड़ने के लिए निकल जाती है। तभी प्रिया बोली, अरे अपनी फीस तो लेते जाओ। ये सुन रुद्रा मुस्कुराते हुए बोला, तुम रख लो। तभी वहां गेट के बाहर खड़ा नौकर भाग के दूसरी साइड छिप जाता है, लेकिन रुद्रा उसे देख मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तभी प्रिया बोली, कैसा डॉक्टर है, फीस भी नहीं लिया। खैर बाद में देखेंगे। पहले उसने अपने पापा को देखा और बोली, पापा अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तभी सूर्य प्रताप चौहान ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं। तभी सुनीता बोली, अभी परेशान मत करो इन्हें, तुम जाओ अभी। और सूर्य प्रताप के सामने आके बैठ गई और ध्यान से सूर्य प्रताप को देखने लगी और बोली, क्या मैं याद हूँ? तभी सूर्य प्रताप ने हाँ में सर हिलाया और हल्के से मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। वो इतने लंबे टाइम बाद कोमा से जगे थे और सब याद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसी समय एक नौकर ये सब देख के तुरंत वहां से अलग एक कोने में जाके कहीं कॉल लगाया और बोला, सर सूर्य प्रताप को होश आ गया है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, ये कैसे हो सकता है? तभी नौकर ने फिर बोला, डॉक्टर भल्ला ने जहर दिया, ये बात सामने आ गई है, कहीं वो मुंह ना खोल दे।
अब हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। और कॉल कट हो जाता है। नौकर भी वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वही रुद्रा अपनी कार लेके एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या सोमेश्वर भल्ला यही रहते हैं? गार्ड ने अकड़ते हुए कहा, हाँ रहते हैं, लेकिन वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। तभी रुद्रा बोला, एक बड़ी डील लेके आया हूं उनके लिए। अगर डील नहीं हुई तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुन के गार्ड के होश उड़ गए। उसने कहा, रुको पूछ के बताता हूं। तभी रुद्रा ने हाँ में सर हिलाया। फिर गार्ड अपने मालिक को फोन लगाने लगा, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी जब दूसरे साइड से रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने बोला, सर कॉल नहीं उठा रहे, मैं जाके पूछता हूँ, लेकिन अगर डील बड़ी नहीं हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहते हुए गार्ड भागते हुए अंदर गया तो उसने जो देखा उसे देख के उसके होश उड़ गए। सोमेश्वर भल्ला की खून से सनी लाश बेड पे पड़ी थी। ये देख गार्ड घबरा के इधर उधर देखने लगा। तभी कोई उसे धक्का देके दरवाजे से बाहर भागा। गार्ड भी उसके पीछे भागा, लेकिन किला बालकनी से कूद के बाहर भाग गया। तब तक शोरगुल सुन के रुद्रा भी वहां पहुंच गया, लेकिन खूनी भाग चुका था। ये देख रुद्रा ने कस के मुट्ठी बांधा और जोर से चिल्लाया और फिर वहां से निकल गया। जाते जाते वो सोच रहा था, असली मुजरिम कौन है, जल्दी पता लगाना पड़ेगा। फिर उसने सोचा, वो उनके घर के नौकर भी कुछ तो जानते हैं। पहले रुद्रा सोचा था शायद वो नौकर जिज्ञासा के वजह से ताक झांक कर रहा था, लेकिन अब जब सोमेश्वर भल्ला की मौत के बाद उसे उस नौकर पे शक होने लगा था। रुद्रा होटल की तरफ जा ही रहा था, तभी उसने देखा एक कार रोड के बगल में एक पेड़ से भिड़ा हुआ था। ये देख रुद्रा अपनी गाड़ी रोक के उस गाड़ी में झांक के देखा तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर का सर स्टीयरिंग से लगा था और खून भी निकल रहा था। रुद्रा ने उसे बाहर निकाला, चोट ज्यादा नहीं लगी थी। उसके चिल्लाने के चलते रुद्रा का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा और प्रियंका उसके ऊपर। तभी रुद्रा ने उसके कमर से पकड़ के उसे खुद से अलग किया। तब तक तो प्रियंका पूरे गुस्से में लग रही थी। वो बोली, तुमने मेरी कार का शीश भी तोड़ दिया, तुमने मुझे छुआ कैसे? एक महिला पुलिसकर्मी को छेड़ने के लिए तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसलिए वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। अगली बार मुझे दिखाई भी दिया ना तो अंदर कर दूंगी। तभी रुद्रा बोला, जाओ पहले अपनी शक्ल आईने में देख के आओ, फिर बात करना। तुम लड़की जैसे दिखती नहीं तो भला तुम्हें कोई क्यों छेड़ेगा? ये सुन के प्रियंका का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्सा शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इसी बीच रुद्रा अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। उसके जाते ही प्रियंका को एहसास हुआ कि वो जा चुका है। ये देख प्रियंका बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोल के वो कहीं कॉल करके गाड़ी लाने को बोलती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में भोला एक बेंच पे बैठा हुआ था। वो बार बार कांस्टेबल से रिक्वेस्ट कर रहा था, सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। तभी कांस्टेबल, जिसका नाम गप्पू तिवारी था, वो बोला, अबे चुप, ज्यादा परेशान किया तो हवालात में बंद करके 3rd डिग्री देंगे, सारा होश ठिकाने आ जाएगा। जब से आया है बस चप चप किए जा रहा। एक बार बोला ना कि मैडम ने बुलाया है, तो अब मैडम को आने दे, वही बताएगी। और हाँ, मैडम के सामने ज्यादा बकबक मत करना, वो जितना पूछे सच सच बता देना। नौटंकी किया तो सीधे भेजे में गोली मारेगी। 25 एनकाउंटर किए हैं मैडम ने, तो ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना तेरा नंबर 26 होगा। उस कांस्टेबल की बात सुन के भोला की हालत और खराब हो गई। क्या होगा आगे? क्या रुद्रा सूर्य प्रताप चौहान के गुनहगारों को पकड़ पाएगा और क्या होगा जाह्नवी और नंदिनी का? जानने के लिए साथ बने रहिए।